बेटा बोर्ड के एग्जाम सिर पर हैं, करीब करीब 8 से 10 दिन ही बचे हैं और कोर्स तुम्हारा कितना हुआ है कितना नहीं ये तो नहीं पता, पर अब तो तुम्हें बिल्कुल उसको शुरू कर ही देना चाहिए। चैप्टर 1 चैप्टर 2 एंड सो ऑन जितने भी तुम्हारे मैथ्स के चैप्टर आ रहे हैं ना, सारे चैप्टर्स के सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आने वाले कुछ वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चैनल पर जुड़े रहना और सारे के सारे वीडियोस ज़रूर देखना। वहाँ से तुम्हें पता पड़ जाएगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं और जो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है वो सारे क्वेश्चंस मैं पिक करूँगा। और इट विल बी नॉट लाइक कि मैं खाली सिर्फ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पिक करूँगा, मैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस पिक कर लूँगा जो कि तुम्हारे थोड़े बहुत बेसिक्स बनाने में भी हेल्प करेंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से तुम्हारे को इस समय बेसिक्स की जरूरत ज़्यादा नहीं होगी, बट स्टिल वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन टू दिस ऑल्सो। तो थोड़ा बहुत बेसिक्स भी हम लोग टच करके चलेंगे कि जैसे ब्लैंक सा फील नहीं हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज क्लास 10th चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स जब चैप्टर पूरा चैप्टर है ना, ये पूरा चैप्टर है दो पार्ट्स में डिवाइडेड। पहला जो पार्ट है वो है पूरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेस्ड, और वो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से तुम देख सकते हो। बाकी यहाँ पर भी मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिस्कस करूँगा। बट बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस, सबसे पहले ये देख लें कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है ना तुम्हारा चैप्टर का वो पूरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर और HCF LCM पर बेस्ड है। जो सेकंड पार्ट है वो बेस्ड है इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर। तो फंडामेंटल ऑफ द थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये क्या कहती है कि भाई जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, अभी कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं भाई, जो नंबर्स प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है। प्राइम मतलब जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर है, खुद और वन। कॉम्पोजिट मतलब नॉन प्राइम मान ले वन, लेकिन ध्यान रखें वन यूनिक नंबर है, प्राइम भी नहीं है कॉम्पोजिट में नहीं है, दोनों में नहीं आता। तो जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं जब हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हर कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है और वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। मतलब वो प्राइम फैक्टराइजेशन वैसा का वैसा किसी और का नहीं होता है। तो जैसे मेरे पास एक कॉम्पोजिट नंबर है 12, अगर मैं 12 के फैक्टर बनाऊं तो 2 स्क्वायर इंटू 3, मतलब ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब उसको हम प्राइम फैक्टर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है। यूनिक मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 ऐसा का ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन, आगे पीछे नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा का ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी और कॉम्पोजिट नंबर का नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखें, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम and this prime factorization is unique irrespective of the order in which factors occur। मतलब ये factors का आगे पीछे होना, मतलब मैं इसको 3 into 2 स्क्वायर लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड जो पार्ट है फर्स्ट एक्सरसाइज में वो है HCF और LCM फाइंड करना। ये क्वेश्चन मैं HCF LCM का भी करके दिखाऊंगा कि HCF LCM कैसे निकालना है। शुरू के एक दो क्वेश्चन मैं बिल्कुल बेसिक रखूंगा, उसके बाद से हम लोग बोर्ड के हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते जाएंगे। बाकी दो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज भी ध्यान रखनी है कि HCF और LCM का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, A इंटू B के इक्वल होता है। ये भी हम काम में लेंगे, तो वी विल टेक ऑल दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमें दिया गया है कि हमारे पास एक नंबर है 13, 17, 19 इंटू 23 प्लस 23। अब तुमसे पूछा है कि भाई इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो तुम्हें दे रखा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि ये नंबर पूरा एज अ होल प्राइम है कि नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें देखना है प्लस माइनस के साइन कहाँ पर है। तो भाई ये प्लस का साइन है, इसके पहले और बाद में जो नंबर्स हैं उनमें देखना है तुम्हें कॉमन। ठीक है, कॉमन मिलेगा ही मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसमें और इस पूरे में क्या कॉमन है, 23 कॉमन है। तो अगर मैं 23 कॉमन लेता हूं तो यहां मेरे पास बचता है 13 इंटू 17 इंटू 19 प्लस यहां पर बचता है 1। तो ये मेरे पास नंबर 1 क्या आता है, 23 इंटू सम नेचुरल नंबर। भाई इसको सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर ही निकल के आएगा ना, मल्टीप्लाई प्लस 1 करके। 23 इंटू सम नेचुरल नंबर मतलब ये नंबर 23 इंटू सम नंबर है, मतलब ये नंबर 23 से डिवाइड होगा ही होगा। अब क्योंकि ये नंबर खुद के और 1 के अलावा कम से कम 23 से तो डिवाइड हो ही रहा है, मतलब ये प्राइम तो नहीं है।
क्योंकि प्राइम खुद के और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते। ये नंबर 23 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब ये प्राइम नहीं है और ये कॉम्पोजिट है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, उसमें तुम्हें कॉमन मिलेगा और वो नंबर कैसा होगा, वो नंबर तुम्हारा कॉम्पोजिट निकल के आएगा। अब तुमको बोलोगे अगर प्राइम नहीं मिला तो, भाई अगर कॉमन नहीं मिला तो सॉरी, कॉमन नहीं मिला तो फिर तुम उस पर कमेंट नहीं कर सकते पूरा सॉल्व किए बिना कि वो प्राइम है या कॉम्पोजिट है, तब वहां सॉल्व करना ही पड़ता है। पर तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें तुम्हारे को कॉमन मोस्ट ऑफ द टाइम मिल ही जाता है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सिंपल सा है कि भाई 40, 110 और 360 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। जस्ट रिवीजन के लिए क्वेश्चन डाल दिया। बेसिक वालों के लिए क्वेश्चन आ जाता है, स्टैंडर्ड वालों में तो नहीं पूछेंगे कि 40, 110, 360 का एलसीएम निकालो। हाँ वो बात अलग है कि एक बार स्टैंडर्ड में भी भले 1 मार्क में ही क्वेश्चन पूछा गया था, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ या एलसीएम एक चीज पूछी गई थी, 1 मार्क में पूछा गया था। ये बात है करीब 4-5 साल पुरानी, जब एमसीक्यूज नहीं आते थे। कोविड से पहले तक एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते थे एग्जाम्स में, वहां पर 1 मार्क के तुम्हारे पास सिंपल क्वेश्चन आते। तो ये तब की बात है कि इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क में आया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, सबसे पहले मैं नंबर्स का फैक्टराइजेशन करूंगा। जैसे 40 है, 40 के फैक्टर मैं लिखता हूँ 2 क्यूब इंटू 5। भाई फैक्टराइजेशन आई होप बताने की जरूरत नहीं है ना कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है। ये 2 से डिवाइड किया 20, फिर 2 से डिवाइड किया 10, फिर 2 से डिवाइड किया 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 मतलब ये बन गया। बी तुम्हारा दूसरा नंबर है 110, इसके मैं फैक्टर बनाऊं तो 2 इंटू 5 इंटू 11 निकल के आते हैं। तीसरा नंबर है 360। अभी 360 के मैं फैक्टर निकालूं तो भाई 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 आएगा, तो ये हो गया 8 इंटू 9 इंटू 5, तो यही बनता है। तो ये हमारे फैक्टर है। अब मुझे निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब जो तीनों में कॉमन हो, सबसे ज्यादा कॉमन हो। तो 2 क्यूब, 2 और 2 क्यूब में क्या कॉमन है, 2। 3 तो है ही नहीं इन दोनों में, तो 3 तो छोड़ दो। तीनों में 5 5 5 है, तो 5 भी कॉमन है, मतलब एचसीएफ तो हमारा है 10। और जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में हम सारे जितने भी प्राइम फैक्टर्स है ना, उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 क्यूब, 2 और 2 क्यूब में सबसे बड़ी पावर किसकी है, 2 क्यूब, तो हम लेंगे 2 क्यूब। 3 में सबसे बड़ी पावर किसकी है, 3 स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर। 5 में सबसे बड़ी पावर है 5, तो ये आ गया 5 इंटू 11 में सबसे बड़ी पावर 11। मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है, चाहे वो 1 में हो, चाहे 2 में हो, चाहे किसी में तीनों में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सबकी हाईएस्ट पावर ले लो। तो भैया ये तो 360 ऑलरेडी है। अभी 360 इंटू 11, तो भाई 360 इंटू 11 ये आ जाता है तुम्हारा 3960। मतलब एचसीएफ है 10 और एलसीएम है तुम्हारा 3960। तो ये क्विकली हम लोगों ने एक छोटा सा रिकैप किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें दिया है कि भाई दो नंबर हैं 253 और 440। अब लिख रहे हैं ना एचसीएफ ऑफ 253 440, तो एचसीएफ के आगे ब्रैकेट में जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये मतलब उन दोनों का एचसीएफ है। मतलब तुम्हारा पहला नंबर है 253, दूसरा नंबर है 440। तो यहाँ पर जो पहला नंबर है वो है 253, दूसरा नंबर ये है 440, और इन दोनों का एचसीएफ ये दे रखा है 11, और एलसीएम जो है वो दे रखा है 253 इंटू आर, और तुम्हें बोला है कि इसमें से आर निकालो। अच्छा, अगर वो कहता है ना इसमें से एलसीएम निकालो, तो अगर दो नंबर दे रखे हैं, उनका एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है, तो फैक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम, दो नंबर के एचसीएफ एलसीएम पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। पर ये सिर्फ दो नंबर में ही लगता है, 3 नंबर आ जाए तो ये यूज नहीं करेंगे। तो दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम मैं निकालूं तो 253 इंटू 440 इक्वल टू एचसीएफ है 11 और एलसीएम 253 इंटू आर। तो अब जरा देखो, मैं अगर चीजों को शिफ्ट करूं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड करूंगा तो आर निकल के आता है 40 इजीली, है ना। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में एचसीएफ एलसीएम में से कोई एक चीज अननोन हो और एक नोन हो, नंबर्स नोन हो, तो ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम बिंदास लगाओ, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी आया था कुछ साल पहले, एमसीक्यू में आया था, पर क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन है कि भाई दो नंबर्स हैं और दो नंबर्स का सम 80 है, और साथ ही साथ बोला उनका एचसीएफ जो है ना वो है 4।
ठीक है। तुमसे पूछा ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल। अब देखो दोनों का HCF 4 है, HCF 4 होने का मतलब है कि दोनों नंबर 4 से डिवाइड होते हैं। HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। देखो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 12 और 18 दो नंबर है, दोनों का HCF क्या है 6 है ना, 12 और 18 दोनों में 6 कॉमन है। तो 12 और 18 का HCF 6 है, मतलब 12 को हम 6 इंटू सम नंबर लिख सकते हैं, है ना। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू सम नंबर 2 है यहाँ पर। 18 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू सम अदर नंबर से 3, है ना। तो 12 को मैं 6 इंटू सम नंबर लिख सकता हूँ, 18 को भी 6 इंटू सम नंबर लिख सकता हूँ। अब क्योंकि दोनों का HCF 4 है तो मैं पहले नंबर को 4m लिख लेता हूँ, 4 इंटू समथिंग आ रहा होगा कुछ ना कुछ। तो दूसरे नंबर को मैं 4 इंटू n लिख लेता हूँ, क्योंकि भाई वही फिर से वही बात है 4 इंटू सम नंबर होगा। अभी दोनों का सम कितना है a और b का, ये दे रखा है 80, तो 4m प्लस 4n ये आ गया 80। अब m प्लस n कितना बना, 4 कॉमन लेकर काट लेते हैं 20। तो तुम्हें अब देखना है कि भाई m और n के कितने पेयर्स बनते हैं जो कि इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो m प्लस n 20 कब कब हो सकता है, कितने पेयर्स में हो सकता है। तो भाई 1 और 19 एक पेयर हो गया, दूसरा तुम्हारे पास 2 और 18, तीसरा 3 और 17, ऐसे तो चलता जाएगा, ये तो बहुत सारे पेयर्स हो जाएंगे। तो इसमें से हमें वही पेयर्स लेने हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। m और n में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि HCF में ऑलरेडी सब कुछ कॉमन आ चुका है। तो जो बचे हुए नंबर्स होते हैं ना उनमें कुछ कॉमन नहीं होता 1 के अलावा। तो फिर 119 इज ओके, ये लिया जा सकता है। 218 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 और 18 में हमारे पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, वो नहीं लेंगे। 317 लिया जा सकता है। फिर 416 नहीं लेंगे, कॉमन 4 आ रहा है। 515 नहीं लेंगे, कॉमन है। फिर उसके बाद 515 के बाद अगला है 614, फिर नहीं लेंगे क्योंकि 614 में भी 2 कॉमन है। फिर अगला आता है 713, ये ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। 8 अगला है 812 नहीं लेना, कॉमन है। फिर उसके बाद है 911, इसमें कॉमन नहीं है, ये ले लो। और तीसरा है 10, लास्ट है 1010, वो नहीं लेंगे, पूरा पूरा कॉमन है। तो कितने पेयर बन रहे हैं भाई, 1 2 3 4, 4 पॉसिबल पेयर्स हैं जिनमें HCF 4 और सम जो है वो 80 आएगा। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई HCF ये है और सम या डिफरेंस कुछ ऐसा दे रखा है, तो फिर उन सभी क्वेश्चंस में तुम HCF अगर 4 है तो नंबर्स को 4m और 4n ले सकते हो। इस तरह की चीजें ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ढंग से करना। अब मैं ले रहा हूं कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जहां बच्चे बहुत अटकते भी हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन मतलब कोई वर्ड प्रॉब्लम टाइप सिचुएशन दे रखी होती है और वहां पर हमें नंबर्स के हिसाब से उस सिचुएशन को सॉल्व करना होता है। तो अब सिचुएशन में क्या है, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, जिसमें दे रखा है कि एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है, इस पे 3 लोग भाग रहे हैं, सोनिया है और नहीं 2 ही लोग हैं भाई यहाँ पर, सोनिया है और रवि है। तो भाई सोनिया को एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट्स लगते हैं, रवि को वही पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट्स लगते हैं। अब बोला है कि भाई दोनों एक ही पोजीशन से स्टार्ट करते हैं और भागना शुरू करते हैं। अब रवि थोड़ा सा तेज भाग रहा है तो रवि जल्दी कवर कर लेगा, सोनिया को थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब वापस ए पर पहुंचेंगे तो ऑब्वियस ही बात है रवि पहले पहुंचेगा, सोनिया लेट पहुंचेगी। जब तक सोनिया ए पर पहुंचेगी रवि तो भाग चुका होगा। तो क्वेश्चन ये है कि भाई अगर ये वापस से ए पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो देखो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें तुम्हें किसी भी इवेंट की रीअकरेंस के बारे में, टुगेदर रीअकरेंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो एलसीएम का क्वेश्चन है। मतलब जैसे पूछा है दोनों एक साथ कब मिलेंगे, तो इट इज टुगेदर रीअकरेंस। टुगेदर एक साथ हो रहा है, रीअकरेंस वापस से प्रोसेस पूरा रिपीट होना, मतलब दोनों एक साथ
कब मिलेंगे, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल एलसीएम लेना है। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि भाई दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो फिर कितनी देर बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलेंगे। तो भाई देखो 18 के फैक्टर क्या है, 18 के फैक्टर हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर, और 12 के फैक्टर क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 3। तो दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो एलसीएम में तो मुझे बड़ी पावर्स लेनी होती है, तो क्या आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर विच इज 4 इंटू 9 36। मतलब 36 मिनट्स के बाद दोनों एक साथ ए पॉइंट पर मिल जाएंगे। अब चलो इसको कंफर्म भी कर लेते हैं। 36 मिनट्स में देखो सोनिया एक चक्कर लगाने में लगाती है 18 मिनट, मतलब 36 मिनट्स के बाद वो 2 चक्कर पूरे लगा चुकी होगी, वापस से स्टार्टिंग पे होगी। और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो 36 मिनट्स बाद वो वापस से ए पर होगा, क्योंकि वो 3 चक्कर पूरे कर चुका होगा। तो भले ही रवि ने 3 चक्कर पूरे किए हैं, सोनिया ने 2 किए हैं, बट स्टिल वापस से दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर उस समय है एक साथ। तो जब भी टुगेदर रीअकरेंस करना है तो फिर तुम्हें हमेशा क्या करना है, तुम्हें हमेशा एलसीएम निकालना है। ठीक है, फिर से देख लो ये क्वेश्चन। इसमें बोला है कि भाई 3 लाइट है, पहली लाइट जो है वो 8 मिनट में 8 सेकंड में ब्लिंक करती है, 8 का फैक्टर 2 क्यूब। दूसरी 12 सेकंड में ब्लिंक करती है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3। और तीसरी 15 सेकंड में ब्लिंक करती है, तो 3 इंटू 5। तुमसे पूछ रहा है अगर वो अभी एक साथ ब्लिंक करती है तो कितनी देर बाद वो वापस से ब्लिंक करेंगी, एक साथ वापस से ब्लिंक करेंगी, ये पूछा जा रहा है। एंड अगेन इट इज टुगेदर रीअकरेंस, मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी किसी क्वेश्चन में टुगेदर रीअकरेंस पूछे, समझ जाओ एलसीएम है, ध्यान रखना इस चीज का, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर तुम्हारा एलसीएम जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा 2 क्यूब बड़ी पावर, 3 बड़ी पावर, 5 बड़ी पावर, 24 इंटू 5 120 सेकेंड्स, यानी कि 2 मिनट। तो हर 2 मिनट के बाद ये लाइट एक साथ ब्लिंक करने वाली है। तो ये तो हुआ कि भाई तुमसे पूछा कितनी देर में एक साथ ब्लिंक करेंगी, इट इज 2 मिनट्स। लेकिन सपोज वो तुमसे पूछे भाई 1 घंटे में ये एक साथ कितनी बार ब्लिंक करेंगी, हम फर्स्ट वाला जो एक साथ ब्लिंक कर रहे हैं उसको अज्यूम करते हैं, वो नहीं काउंट करना। तो 1 घंटे में सारी एक साथ कब ब्लिंक करेंगे, कितनी बार ब्लिंक करेंगे एक साथ, तो हर 2 मिनट में एक साथ ब्लिंक कर रही है, तो 1 घंटे में कितनी बार एक साथ ब्लिंक करेंगी, 30 टाइम्स, इजंट इट। 60 मिनट्स में 30 टाइम्स ये एक साथ ब्लिंक करेंगे। तो ये तो पूछे ना, अगर ध्यान से समझ लो, अगर वो पूछे कि कब ये एक साथ ब्लिंक करेंगी, तुम्हें सिंपल एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाला 120 सेकंड, मतलब 2 मिनट में, हर 2 मिनट में एक साथ ब्लिंक करेंगे। अगर ये पूछ रहे हैं कि 1 घंटे में कितनी बार एक साथ ब्लिंक करेंगी, तो ये हर 2-2 मिनट में एक साथ ब्लिंक करेंगी, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट्स में वो 30 टाइम्स एक साथ ब्लिंक करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़कर फिर उसका समझकर आंसर देना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई एक स्वीट सेलर है, उसने बर्फी बनाई है। कौन सी बर्फी बनाई है, 2 तरह की बर्फी बना रहा है ना। मुंह में पानी आ रहा है यार, है ना, लेकिन क्या करें, अभी तो पढ़ना है और पढ़ाना है। तो भैया एक चीज और भी ध्यान रखना, सब जने अपने कॉपी पेन साथ में हो सबके, सिर्फ वीडियो देखने से मार्क्स नहीं आते हैं, तुम्हें साथ साथ काम भी करना होगा। तो पेन कॉपी सब साथ में होनी चाहिए, लिखते जाओ करते जाओ। तो काजू बर्फी इसके पास है, स्वीट सेलर के पास 216, और बादाम बर्फी इसके पास है 252। अब वो चाहता है कि भैया ये जो काजू और बादाम की बर्फियां है ना, ये मैं स्टैक कर दूं, लाइन से लगा दूं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। पर थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स का इसके अंदर स्वीट सेलर के अंदर टिंट है कि भाई कहता है कि मेरे को जब बर्फी लगानी है तो बर्फी जब मैं लगाऊंगा तो सारी बर्फी एक लाइन में जो बर्फी है वो सारी की सारी बर्फी एक जितनी होनी चाहिए। तो भैया एक में मैं अगर 15 लगा रहा हूँ तो दूसरे में भी 15 लगाऊं, तीसरे में भी 15 लगाऊं, सब में बराबर बर्फी लगानी है मुझे तो बिल्कुल एक बराबर लाइन का टावर खड़ा करना है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें बताना है कि कितनी बर्फी वो एक लाइन में लगाए अगर वो मैक्सिमम बर्फी लगाना चाहता है। सो इट इज लाइक ये क्वेश्चन एचसीएफ का है। कैसे एचसीएफ का है, कैसे पता पड़ता है, अगर तुम्हारे पास 2 या 3 बड़े ग्रुप्स हैं जिन्हें तुम छोटे छोटे इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हो, तो फिर वहां तुम्हें एचसीएफ लगाना होगा। जैसे यहां पर बात हो रही है कि हमारे पास काजू बर्फी का एक बड़ा ग्रुप है, बादाम बर्फी का एक बड़ा ग्रुप है, इन दोनों को हमें
छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना है। स्टैक लगाओगे तो रो मतलब एक ग्रुप हो गया छोटा सा, तो छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो तुम्हें HCF लेना होगा। तो 216 और 252 का अब ये HCF कैसे लेना है ये मैं नहीं बता रहा, लेकिन हाँ ये जरूर बता देता हूँ कि दोनों का HCF जो है वो निकल के आ रहा है 36, है ना, दोनों का HCF 36 निकल के आएगा। अब अगर दोनों का HCF 36 निकल के आ रहा है तो एक रो में कितनी बर्फी लगानी है भाई, एक रो में 36 बर्फी उसे लगानी है, ठीक है। अब देखो 36 बर्फी लगाएगा तो बराबर बराबर रहेंगी, मैक्सिमम बर्फी भी आ जाएंगी एक रो के अंदर। तो अगर तुमसे पूछे एक रो में कितनी बर्फी आनी चाहिए, मतलब एक ग्रुप में कितने आइटम्स होने चाहिए, तो तुम्हें HCF निकालना है। ऐसा क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि भाई एक बच्चे का बर्थडे है, उस बर्थडे में वो क्या कर रहा है, दो तरह की चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मान लेते हैं वो किटकैट और डेयरी मिल्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब उसके पास 100 किटकैट हैं और 150 डेयरी मिल्क है, या मान लेते हैं 110 डेयरी मिल्क है, उसको वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है छोटे छोटे ग्रुप्स में कि भाई सारे बच्चों को गिफ्ट मिल जाए और मैक्सिमम चॉकलेट आए एक में। तो फिर वहां भी HCF निकालना होगा कि तुम्हारे पास दो बड़े ग्रुप्स हैं जिनको छोटे छोटे इक्वल ग्रुप्स में तुम्हें डिवाइड करना है। फाइंड HCF। तो HCF में HCF किसका आंसर होता है, एक ग्रुप में कितने आइटम्स आएंगे। जैसे यहाँ पर एक स्टैक में कितनी बर्फी आएगी वो तुम्हारा HCF। इसी तरह जो हम उसकी बात कर रहे हैं ना, ये बच्चे की चॉकलेट वाले की, तो एक उसके बॉक्स में बच्चों को जो गिफ्ट देगा उस गिफ्ट के बॉक्स में एक बैक बॉक्स में कितनी चॉकलेट आएगी वो हमारा HCF होगा। तो हमारा HCF है 36, मतलब एक रो में कितनी बर्फी लगानी है, 36 बर्फी लगानी है। लेकिन अगर वो पूछे कि भाई कितनी रोज बनेगी, तो पहले ध्यान रखें कि 36 क्या है, वो एक रो की नंबर ऑफ बर्फीज है। अब अगर वो पूछे कि भाई कितनी बर्फी लगानी है, तो कितनी बर्फी मतलब कितनी रो लगानी है, सॉरी, तो देखो काजू बर्फी की रोज कितनी लगेंगी, काजू बर्फी हमारे पास कितनी है 216। अब एक रो में 36 बर्फी आ रही है, तो 216 रो में कितनी रो आ जाएंगी, 6 रो आ जाएंगी। इसी तरह बादाम बर्फी की अगर मैं रोज निकालूं, तो बादाम बर्फी है मेरे पास 252, एक एक रो में मैं 36 बादाम बर्फी लगाऊंगा तो 7 रो बन जाएंगी, मतलब 6 तो रो बनेंगी काजू बर्फी की, 7 बनेंगी बादाम बर्फी की, और टोटल मेरी 13 रोज में सारी बर्फी आ जाएगी। तो इस तरह से अगर तुमसे पूछे भाई कि एक मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रो, तो मतलब तुम्हें HCF निकालना है। एक ग्रुप में कितने आइटम हैं HCF निकालो। उसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फाइंड कर लो। जैसे इसमें ये पूछा था एक रो में कितनी बर्फी आएगी, तो हमने बता दिया भाई 36 आएगी। फिर ऐसी कितनी रो बनेंगी, तो काजू बर्फी की 6 और बादाम बर्फी की 7, टोटल 13 रोज आ जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भाई ये है हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 12, 18। ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड भी हो जाए और सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर निकालना है। अब देखो यहाँ पर कई बच्चे गलती करते हैं कि वो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के हिसाब से HCF LCM डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये देखना है कि नंबर कौन सा निकालना है, डिविजिबल नंबर निकालना है या डिवाइडेड बाय नंबर निकालना है। देखो LCM जो है वो ऐसा सबसे छोटा नंबर होता है जो गिवन सारे नंबर्स से डिवाइड हो जाता है। मतलब जैसे मैं अगर 12 और 18 दो नंबर लेता हूं, इनका HCF आता है 6 और LCM आता है 36, तो ये सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है, ये दोनों को डिवाइड करता है और LCM सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो दोनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा नंबर निकालने के लिए बोला जाता है जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, तो तुम्हें LCM निकालना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो स्मॉलेस्ट है या लार्जेस्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें वो नंबर निकालना है जो इनसे डिवाइड हो जाए। भैया तो इनसे डिवाइड हो जाए मतलब डिविजिबल नंबर निकालना है, वो क्या होगा, वो LCM ही होगा। तो सबसे पहले मुझे LCM निकालना है। A क्या है 8, 2 क्यूब, B क्या है 12, 2 स्क्वायर इंटू 3, और C क्या है, ये है 18, तो 18 है 2 इंटू 3 स्क्वायर। अभी तीनों का मैं LCM निकालूं तो 2 की सबसे बड़ी पावर 2 क्यूब, 3 की 3 स्क्वायर, तो 8 इंटू 9 72 इनका LCM है। ठीक है, तो 72 मेरा LCM है। पर LCM ऐसा सबसे छोटा नंबर होता है जो सबसे डिवाइड हो जाए। तो 72 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 8,
12, 18 तीनों से डिवाइड होता है। मुझे तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकालना है, मतलब मुझे 72 तो इन तीनों से डिवाइड होता ही होता है। 72 के जो मल्टीपल है, मतलब जो नंबर 72 की टेबल में आता है वो भी 7 से डिवाइड होंगे। तो तुम्हें 72 का सबसे बड़ा 3 डिजिट का मल्टीपल ढूंढना है। ये तुम कैसे करोगे कि भाई 72 का सबसे बड़ा 3 डिजिट का मल्टीपल ढूंढना है, तो सबसे बड़ा नंबर देखो 999 है 3 डिजिट का, इसको तुम 72 से डिवाइड करो। अब मैं 72 से डिवाइड करता हूं तो 72 क्या बच रहा है 279। अब 72 3 जा भाई 216 है ना, 9 में से 6 गए 3, 7 में से 1 गए 6, 63 मेरा रिमाइंडर आ रहा है। अब तो फर्दर डिवाइड हो नहीं सकता, तो 72 से जब मैं 999 को डिवाइड करता हूं तो आई गेट 13 एज क्वोशंट एंड 63 एज रिमाइंडर। मतलब जब मैं 999 को 72 से डिवाइड करूंगा तो 63 उसमें एक्स्ट्रा आता है। मुझे चाहिए परफेक्टली डिविजिबल नंबर, तो मेरा परफेक्टली डिविजिबल नंबर जो होगा रिक्वायर्ड नंबर ये होगा 999 माइनस 63, क्योंकि 63 रिमाइंडर है मतलब एक्स्ट्रा है, माइनस कर लो भाई। तो 936 ऐसा सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 3 डिजिट में तो इन तीनों से डिवाइड होने वाला कोई नंबर नहीं मिलता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह का है ना। आप देखो यहां पर क्या लिखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बोल रहा है, तो फिर भी तुम्हें यहां पर स्मॉलेस्ट पर ध्यान बाद में देना है। पहले किस पर ध्यान देना है, पहले ध्यान देना है इस वर्ड पर कि भैया डिविजिबल नंबर निकालना है। तो डिविजिबल नंबर निकालना है तो मतलब एलसीएम निकालना है। ए है 15, 3 इंटू 5, बी है 24, फैक्टर है मेरे भाई 2 क्यूब इंटू 3, और सी है 27 यानी कि 3 का क्यूब। तो मेरा एलसीएम निकल के आएगा 2 की सबसे बड़ी पावर इंटू 3 की सबसे बड़ी पावर इंटू 5। तो भाई ये मेरा आ रहा है 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5, 8 इंटू 27 इंटू 5, भाई 1080, 1080 ये मेरा नंबर निकल कर आ रहा है एलसीएम, मतलब सबसे छोटा नंबर है। लेकिन मुझे चाहिए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे निकालूंगा, सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर कौन सा है भाई 10000 है ना। अब इसको 1080 से डिवाइड करो, तो 1080 को भैया ये तो सीधा सीधा ही डिवाइड हो जाएगा, तो 1080 इंटू 9 कर देता हूं मैं सीधा, 9 ये आ रहा है 9720, और ऑब्वियसली अब तो खैर कुछ बचा नहीं है 280, ये हमारा रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर का काम क्या है भाई, रिमाइंडर तो माइनस करना होता है। तो मेरा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो निकल के क्या आएगा 10,000 है ना, 5 डिजिट का नंबर सबसे छोटा, माइनस 280। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे मैं रिमाइंडर माइनस करता हूं मेरा नंबर 5 डिजिट का रह ही नहीं जाता, मेरा नंबर 4 डिजिट का हो जाएगा। 10,000 पहले ही सबसे छोटा नंबर है 5 डिजिट का, माइनस करो तो और छोटा हो जाएगा। तो तुम्हें जैसे ही मैं माइनस 280 करता हूं मेरा डिविजिबल नंबर तो निकल जाएगा 1080 से, पर सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर नहीं रह जाएगा, वो 4 डिजिट का रह जाएगा। तो मैं अगला नंबर निकालने के लिए प्लस 1080 करूंगा। 1080 क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे उसका नेक्स्ट मल्टीपल देखना है। ये कुछ वैसा ही है जैसे छोटी क्लास में तुम करते थे कि भाई अगर 13 की टेबल याद नहीं हो रही है तो बच्चा क्या करता है भाई 13 × 13, 13 × 2 = 26, 13 3 जा याद नहीं आ रहा 26 + 13 करना शुरू कर देता है 39। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं कि भाई 1080 का नेक्स्ट मल्टीपल फाइंड करना है। ये तो 4 डिजिट का आ गया, मुझे चाहिए 5 डिजिट का, तो मैं 1080 ऐड कर दूंगा, जैसे 13 ऐड कर रहे थे। तो 1080 और 280 के 800, 10,800 ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर है जो स्मॉलेस्ट है। अब देखो मैंने स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट कुछ नहीं देखा, मैंने तो देखा कि डिविजिबल नंबर चाहिए था। डिविजिबल नंबर चाहिए तो एलसीएम निकालो, और फिर एलसीएम का मल्टीपल आगे वाला नंबर चाहिए था तो वो कर लिया हमने। तो ये चीजें तो भाई ध्यान रखनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445, 572 एंड 699।
है ना, तीनों को डिवाइड कर दे। तो भाई सबसे पहले तो ये समझो, जो नंबर तीनों को डिवाइड कर दे वो क्या होता है, वो होता है HCF, ना कि LCM। ध्यान रखना, HCF निकलेगा पहली चीज। फिर वो कह रहा है लीविंग रिमाइंडर 4, 5, 6। भाई अब HCF निकालने के लिए मुझे फैक्टर निकालने पड़ते हैं, तो जो इनका HCF होगा वो तो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। मुझे 5, 7 और 4, 5 और 6 का रिमाइंडर चाहिए, मतलब ये एक्स्ट्रा नंबर है मुझे। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे रिक्वायर्ड नंबर जो निकालना होगा ना, वो पहले से इनका जो रिमाइंडर है माइनस करके निकालना पड़ेगा। तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर निकलेगा HCF ऑफ, पहले में से 4 माइनस करना है 441, सेकंड में से 5 माइनस करना है 567, और तीसरे में से 6 माइनस करना है 693। इन तीनों का मुझे HCF निकालना होगा। अब HCF मैं नहीं निकाल रहा, HCF तुम निकालोगे। कमेंट में जरा लिख के भी बताओ कि भाई HCF आ क्या रहा है। तो 441, 567 और 693 तीनों का HCF निकालो और बताओ जरा क्या आंसर आ रहा है। जब रिमाइंडर बोला है ना तो रिमाइंडर माइनस होता है, लेकिन क्योंकि मुझे फैक्टर निकालना है उसका, तो पहले मैं रिमाइंडर माइनस करूंगा तो मुझे उससे डिविजिबल नंबर नहीं लेगा। बात को ऐसे समझ लो कि भाई इन तीनों का HCF निकालना है। मान लेते हैं कि भाई इन तीनों का HCF जो है मान लेते हैं कि 27 है। नहीं आएगा 27, तुम्हें चेक करना है। 27 है, मान लेते हैं HCF 27 है। अब 27 इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करता है ना, इजंट इट, क्योंकि HCF है। अब 27 इन तीनों को पूरा डिवाइड करता है, मतलब 445 को जब तुम 27 से डिवाइड करोगे तो 4 का रिमाइंडर अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसीलिए हमने पहले ही ये माइनस कर दिया था। ठीक है, HCF 27 नहीं है, तुम्हें निकाल के बताना है कि HCF क्या है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें। ये है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हर बार इरेशनल प्रूफ करने पर एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है। ये चीज तो पक्का कर लो कि √5, 3 + √5, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन जो है ना इरेशनल प्रूफ करने वाला हर बार आता ही आता है। 2 से 3 नंबर का आता ही आता है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये तो इसलिए तो बहुत अच्छे से करना। सबसे पहले मुझे √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। अभी मैं इसको पूरा लिख कर नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं पूरा समझा दूंगा कि किस तरह से करना है। देखो, इसको हम प्रूव करते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अभी मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है कि भैया जो प्रूव करना है उसको फॉल्स मान लो। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई मुझे प्रूव करना है, सपोज मुझे प्रूव करना है कि भाई ये कैलकुलेटर है, तो कॉन्ट्रडिक्शन में हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम ये कैलकुलेटर नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन होता ही ये है कि भाई इसको फॉल्स मान लो। अब प्रूफ कैसे होगा? इसको तो मैंने कैलकुलेटर नहीं है, फॉल्स मान लिया। फिर मैं कोई प्रॉपर्टी ढूंढूंगा कि अरे यार ये तो देखो, ये तो काम कर रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब करके दे रहा है, मतलब ये एक्चुअली कैलकुलेटर है, मेरा अजम्पशन गलत है। इस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहाँ पर मुझे √5 को जब रेशनल प्रूव करना है ना, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से सबसे पहले मैं इसको रेशनल मान लूंगा। तो मैं मान लूंगा कि भाई लेट √5 इज रेशनल। अभी ये रेशनल है तो रेशनल नंबर को क्या लिखते हैं? P/Q के फॉर्म में। तो मैं लिखूंगा कि भाई √5 किस फॉर्म में आएगा? P/Q के फॉर्म में। जहां पर P और Q क्या होते हैं? जहां पर P और Q ये हैं हमारे को प्राइम इंटीजर्स। अभी को प्राइम इंटीजर्स का मतलब क्या है कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिखना जरूरी है, यही कॉन्ट्राडिक्शन में काम आता है। को प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो भाई √5 को P/Q हमने लिख दिया क्योंकि हमने उसको रेशनल मान लिया है। अब मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो 5Q² इक्वल टू P² आ गया। स्क्वायरिंग किया और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो P² क्या आ रहा है? 5Q²। हम कह सकते हैं कि P² जो है वो 5 से डिवाइड होता है ना, इजंट इट? भाई अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था कि अगर किसी नंबर में 5 इंटू समथिंग आए, इसका मतलब वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। तो P² क्या आ रहा है? 5Q²। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर P² हैज अ फैक्टर ऑफ 5, या फिर P² इज डिविजिबल बाय 5, या 5 डिवाइड्स P², कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो यू कैन राइट डाउन एनीथिंग। मैं थोड़ा छोटा लिख लेता हूं कि भाई यहां से मुझे क्या पता पड़ रहा है? 5 डिवाइड्स P²।
अभी 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दैट मीन्स 5 विल ऑल्सो डिवाइड पी। भाई स्क्वायर में तो क्या होता है, स्क्वायर में हमारे पास हर नंबर 2 बार आता है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक स्क्वायर है हमारे पास 16, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 16 2 से डिवाइड होता है, 16 इज डिविजिबल बाय 2। और 16 का जब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ 4, वो भी 2 से डिवाइड होता है। तो क्योंकि स्क्वायर में ऑब्वियस सी बात है हर नंबर 2 बार आता है, तो उसका स्क्वायर रूट भी सेम नंबर से डिविजिबल आएगा। तो क्योंकि 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। अभी 5 अगर p को डिवाइड करता है तो मैं p को क्या लिख सकता हूं, 5k, क्योंकि 5 p को डिवाइड करता है तो p मतलब 5 इंटू समथिंग है। तो फिर से स्क्वायर करते हैं तो p स्क्वायर क्या आएगा, 25k स्क्वायर। अब यहां देखो p स्क्वायर क्या निकला, 25k स्क्वायर, ऊपर p स्क्वायर क्या निकला है, 5q स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो 5q स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 25k स्क्वायर, डिवाइड करने पर q स्क्वायर आता है 5k स्क्वायर। मतलब क्या मिला तुम्हें कि 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, कि भाई q स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 5q को भी डिवाइड करेगा, 5 ऑल्सो डिवाइड्स q। तो अब हमें क्या पता पड़ा कि पहले क्या पता पड़ा कि 5 जो है वो p को डिवाइड कर रहा था। अब क्या पता पड़ गया कि 5 q को भी डिवाइड कर रहा है। तो भाई बात समझो, 5 जब दोनों को डिवाइड कर रहा है मतलब p और q को प्राइम तो नहीं है, दोनों में कॉमन फैक्टर है 5 का। तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि भाई जो p और q है दोनों में 5 का कॉमन फैक्टर है, हेंस p और q को प्राइम नहीं है। तो हमारा जो अजम्पशन है, जो हमने माना था कि भाई p और q को प्राइम है, वो हमारा फॉल्स हो गया। और जैसे ही हमारा अजम्पशन फॉल्स हुआ मतलब √5 का रेशनल होना ये भी फॉल्स हो गया। तो मतलब √5 रेशनल नहीं है, और जो नंबर रेशनल नहीं है वो क्या है, वो इर्रेशनल है। मतलब √5 इज इर्रेशनल नंबर। तो √5 है इर्रेशनल नंबर, वो इर्रेशनल प्रूव हो गया। इस तरह से हमें इर्रेशनल इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको तो बहुत ही ध्यान से करना। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा इसी तरह के, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक क्वेश्चन आना बनता ही बनता है। अब जैसे सपोज करो क्वेश्चन आ जाए कि भाई 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करो। सपोज ये क्वेश्चन है, क्या पिछले में 3 + √5 था, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्वेश्चन है कि भाई 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। अभी अगर मुझे 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा, लेट 3 + 2√5 इसको रेशनल मान लेंगे। तो हम लिखेंगे भाई 3 + 2√5 p अपॉन q की फॉर्म में है, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अभी ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है कि √5 जो इरेशनल वाला पार्ट है ना, रूट वाला पार्ट, उसको एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ। तो मैं यहाँ पर √5 को यहाँ रखूं और बाकी सब उधर ले जाऊं, तो p अपॉन q -3 हुआ पहले, प्लस का 3, और फिर अपॉन में 2 आ जाएगा। तो अब देखो p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, p और q इंटीजर्स हैं, तो फिर तुम्हारा ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या निकल के आता है, रेशनल। और √5 कैसा है, इरेशनल। अच्छा, √5 को मुझे इरेशनल प्रूफ करने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। हम बोलेंगे कि हम तो ऑलरेडी जानते हैं कि √5 इरेशनल है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना 3 + 2√5 में, उसमें तुम्हें पूरे नंबर 3 + 2√5 को इरेशनल करना है, √5 को इरेशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अनलेस कि क्वेश्चन में बोला जाए। जैसे अब पिछला वाला क्वेश्चन था, देखो इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि पहले √5 को इरेशनल करो एंड हेंस शो दैट दिस इज आल्सो इरेशनल। तो वो क्वेश्चन में खुद बता रहा है कि भाई पहले तुम्हें √5 को इरेशनल करना है, उसके बाद 3 + √5 को इरेशनल करना है। लेकिन अगर सिंपल 3 + 2√5 आ जाता है तो तुम्हें 3 + 2√5 को पूरे को इरेशनल करने के लिए √5 को इरेशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम खाली बोल दोगे कि भैया मुझे √5 इरेशनल पता है, मतलब ये वाले क्वेश्चन उससे ज्यादा इजी है। तो 3 + 2√5 को रेशनल माना, p अपॉन q के फॉर्म में लाकर,
रूट वाला पार्ट एक तरफ, बाकी सब एक तरफ ले गए, और फिर क्या करेंगे, फिर बोलेंगे कि भाई मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो है इरेशनल, राइट हैंड साइड रेशनल। तो अब एक रेशनल और इरेशनल नंबर तो बराबर हो नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल अलग कैटेगरी ऑफ नंबर्स है। तो हम क्या बोलेंगे, भैया एक इरेशनल रेशनल नंबर बराबर नहीं हो सकते हैं, जो कि आ गया हमारे पास। क्यों आ गया, क्यों आया, क्यों भाई हमने अजम्पशन ही गलत लिया था, हमने इसको रेशनल मान लिया, तो इसको रेशनल मानने पर रेशनल इरेशनल नंबर बराबर आ जाते हैं, मतलब हमारा अजम्पशन गलत है। अजम्पशन गलत है तो भाई रेशनल नहीं है, इर्रेशनल है। इस तरह से ये इर्रेशनल प्रूव किया जा सकेगा, ध्यान रखो। और इसी में एक और क्वेश्चन लास्ट, ये भी काफी अलग तरह का है, जिसमें तुम्हें बोला जाता है कि भाई √2 प्लस √3 इसको इर्रेशनल प्रूव करो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि √2 और √3 को अलग अलग इरेशनल प्रूव करते हैं और लिखते हैं कि भाई √2 हमने इरेशनल कर दिया, √3 इरेशनल कर दिया, तो उनका सम भी इरेशनल आएगा। ये चीज बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पर हमेशा इरेशनल नहीं आता है, कभी कभी दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करने पर रेशनल भी आ सकता है। तो ये चीज नहीं करें, इंस्टेड क्या करेंगे, हमेशा की तरह सबसे पहले इसको रेशनल मानेंगे, है ना, रेशनल मानते हैं, मान लेते हैं P/Q। अब इसमें करते हैं पहले स्क्वायरिंग। अब जब तुम स्क्वायरिंग करोगे ना बोथ साइड, तो यहां देखो स्क्वायरिंग होगी तो क्या होगा, a + b होल स्क्वायर से खोलो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b इज इक्वल्स टू P²/Q²। दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग करी है ना, तो पहले मैंने इसको P/Q मान लिया, फिर स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, तो ये क्या बन गया 5 + 2√6। अब सिंगल रूट आ गया 2 की जगह, इज इक्वल्स टू P²/Q² को P²/Q² लिखो, या K²R² कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हो गया पिछले क्वेश्चन की तरह, Isn't it like this? अब तुम वही करो, √6 एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ। बोलो कि भैया √6 जो LHS वाला पार्ट है वो कैसा है, इरेशनल है, और बाकी RHS में बन जाएगा रेशनल। तो ये नंबर हमारा ऑब्वियसली, हमारा जो प्रूव करके एक्सप्रेशन इक्वल आए हैं वो इक्वल एक्चुअल में नहीं है, मतलब रेशनल इरेशनल जब बराबर आएंगे तो हम कहेंगे हमारा अजम्पशन गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज को। चलो मूव ऑन करते हैं। यहाँ अब लास्ट के 1-2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, अब इसके क्वेश्चंस करना शुरू करो, है ना, फिर उसके बाद कोई भी अटको तो तुम्हारे को काफी सारे क्वेश्चन तो यहाँ मिल ही गए। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास कि कुछ नंबर दे रखे हैं और बिना डिवाइड किए हुए तुम्हें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं या नॉन टर्मिनेटिंग। देखो तुम जानते हो कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं ना, उनको जब हम डिवाइड करते हैं तो जो उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो डेसिमल्स टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब जैसे 3.56, अभी 3.56 खत्म, ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन कोई नंबर तुम देखो डिवाइड करने पे आता है 2.33333, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा पर रिपीट होता रहेगा, तो ऐसों को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब ये बिना डिवाइड किए हुए कैसे पता करें कि कौन सा नंबर डिविजिबल है कौन सा नहीं है, मतलब सॉरी कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग शो कर रहा है कौन सा नहीं शो कर रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखना है डिनोमिनेटर को। देखो कोई भी रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में है उसमें तुम्हें देखना है Q को। अगर Q के फैक्टर्स निकालने, Q के फैक्टर्स अगर सिर्फ 2 या 5 आते हैं, Q के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 या 5 के फैक्टर्स आते हैं, या तो सिर्फ 2 या 5 या दोनों का कॉम्बिनेशन, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो जहां भी Q के फैक्टर्स हमारे पास 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में हो, वहां पर तुम्हारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब जैसे 25 है, अभी मैं 25 के फैक्टर निकालूं तो 25 के फैक्टर्स में 5² मतलब सिर्फ 5 के फैक्टर आते हैं, तो भैया कैसा है, टर्मिनेटिंग, या तो सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या दोनों का कॉम्बिनेशन। 24, अब 24 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूंगा तो इसमें 3 भी आएगा, 2 × 2 × 2 × 3,
तो इसमें 3 आ गया, तो भाई नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ये। तो जिसमें भी 2, 5 के अलावा कुछ भी आ गया ना एक्सक्यूज मी, नॉन टर्मिनेटिंग। 400 के फैक्टर्स निकालो, सिर्फ 2 और 5 मिलेगा टर्मिनेटिंग। इसमें देखो 3 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और वो टर्मिनेटिंग है। तुम्हें खाली सिंपल सा ये देखना है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर्स हैं या नहीं। अगला जो क्वेश्चन है ये है हमारा, जिसमें हमें नंबर दे रखा है 1727 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। अब इसमें पूछ रहा है कि भाई टर्मिनेटिंग है, वो तो खुद बता रहा है कि भैया टर्मिनेटिंग है। वो कह रहा है कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो तुम बताओ कि ये कितनी प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। तो इसमें तुम्हें देखना होगा कि जो डिनोमिनेटर में 2 और 5 है ना, उसमें जो बड़ी पावर होता है ना, उतने नंबर के बाद ये टर्मिनेट होता है। तो ये 2 की पावर है 3, 5 की पावर है 2। ये देखो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है पावर में, 3। तो मतलब दिस डेसिमल विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस, टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस। मैं करके दिखा देता हूं तुम्हारे को। एक काम करते हैं, 1727 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर है। अब यहाँ पे एक 5 कम है ना, 2 और 5 का मैं पेयर बनाना चाहता हूँ। तो 2 तो है मेरे पास 3 और 5 है एक ही। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं पहले 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। अभी 1727 इंटू 5, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1727 इंटू 5, ये आता है 8635। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 क्यूब, यानी कि 1000। अब 8635 अपॉन 1000 क्या आया, 8.635। कितनी प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है भाई, देखो 3 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है। वैसे एमसीक्यू है तो बिल्कुल आसान सी चीज है, जिसमें बड़ी पावर मिले ना 2 और 5 में, उतनी प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद मैं कोशिश करूंगा एक दो चैप्टर कवर करके तुम्हारे सारे चैप्टर्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक बार में मैं ले लूँ। पर बने रहना, और सारे क्वेश्चन में एक चीज़ ज़रूर करें कि प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, भाई उनको भी हेल्प मिल जाए और साथ ही साथ हमें भी तुम हेल्प कर सको हमारे चैनल के प्रमोशन।